नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। आज हमारे घर में दीदी की शादी थी और मैं बहुत खुशी से उड़ती फिर रही थी। कितने सब्र के बाद ये दिन आया था। शादी का इंतजाम हमारे घर के पास ही एक बगीचे में किया गया था। दीदी की शादी का सालों से इंतजार था, क्योंकि दीदी की उम्र शादी के लिए थोड़ी ज्यादा हो चुकी थी और सही रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर अचानक एक बहुत अच्छा रिश्ता तय हो गया और फौरन ही शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। आज वो दिन आ चुका था। घर से सारे मेहमान शादी के मंडप में चले गए थे। अब बस मैं और मेरा छोटा भाई ही बचे थे। हम दोनों भी निकलने ही वाले थे, क्योंकि बारात आने ही वाली थी। हम जैसे ही शादी के मंडप में पहुंचे, कुछ देर बाद ही बारात आ गई। बारात का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया। शादी की सारी रस्में होने लगीं और फिर पंडित जी ने फेरों के लिए बुला लिया। बहुत ही खुशी भरे माहौल में दीदी की शादी हुई। और फिर ठीक विदाई से पहले मेरी दीदी की सास ने एक अजीबोगरीब शर्त हमारे सामने रख दी। ऐसी शर्त सुनकर हम सब लोग हैरान रह गए थे और उनकी जिद थी कि इस शर्त को हर हाल में पूरा किया जाए। हम सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। मेहमान भी आपस में कानाफूसी करने लगे थे। ऐसा तो न कभी पहले देखा था न सुना था। मेरा नाम प्रिया है और दीदी का नाम दीपिका है। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है, लेकिन दीदी मुझसे 5 साल बड़ी है। दीदी की उम्र 30 साल हो चुकी है। इंटर के बाद दीदी ने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें पढ़ाई का कोई ज्यादा शौक नहीं था। वो कुकिंग और बेकिंग में अपना भविष्य बनाना चाहती थीं। वो अपना एक छोटा सा बेकरी का व्यवसाय शुरू करना चाहती थीं। हम सबने दीदी को सपोर्ट भी किया था और हम भी यही चाहते थे कि अगर दीदी का रुझान इस तरफ है तो जरूर उन्हें ये काम करना चाहिए। इसलिए दीदी ने घर पर ही कुकिंग और बेकिंग का छोटा सा सेटअप बना लिया था और लोगों को होम डिलीवरी भी करने लगी थी। पापा दीदी के इस व्यवसाय में उनके साथ थे और उन्हें पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। पापा डिलीवरी दे आते थे और दीदी ऑर्डर के अनुसार खाना तैयार कर देती थीं। हमारा काम अच्छा चल रहा था और पापा की भी एक कंपनी में नौकरी थी। उनकी तनख्वाह भी अच्छी थी, इसलिए हमें पैसों की कोई तंगी नहीं थी। जैसे जैसे दीदी का व्यवसाय थोड़ा फैला, पापा ने एक डिलीवरी बॉय रख लिया था, जो हर ऑर्डर के हिसाब से पेमेंट लेता और खाना पहुंचाता। मैं उस समय इंटर में ही पढ़ रही थी जब दीदी ने ये व्यवसाय शुरू किया था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं मास्टर्स करके किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहती थी। उन्हीं दिनों घर में मम्मी पापा ने दीदी के रिश्ते के लिए बात करना शुरू कर दिया। हालांकि दीदी ने कहा भी था कि अब मेरा व्यवसाय चलने लगा है, मुझे कुछ समय और दें ताकि मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं। लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि शादी के लिए यही सही समय है, बाकी अपना शौक बाद में पूरा करती रहना। मम्मी पापा की जिद पर दीदी ने भी हामी भर दी और फिर जोर शोर से दीदी का रिश्ता देखना शुरू कर दिया गया। हर किसी को दीदी के रिश्ते के लिए कहा गया, लेकिन न जाने क्या बात थी। देखने में दीदी प्यारी भी थी, पहनने ओढ़ने का सलीका भी था, पढ़ी लिखी भी थी और हुनरमंद भी थी। लेकिन फिर भी दीदी का रिश्ता कहीं पर भी तय नहीं हो पा रहा था। किसी न किसी वजह से बात बनते बनते रह जाती थी। जब हमें लगता कि ये रिश्ता बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तभी किसी न किसी वजह से बात टल जाती और हम देखते ही रह जाते। 4 साल तक मम्मी पापा रिश्ते देखते रहे। कभी कोई किसी वजह से मना कर देता और कभी कोई रिश्ता मम्मी पापा को पसंद नहीं आता। दीदी अब चिड़चिड़ी हो गई थी और इस सब सूरत हाल से घर में अजीब सी तनाव बनी हुई थी। दीदी अपने आप को जिम्मेदार समझने लगी थी और अब तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरा रिश्ता देखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब आप लोग प्रिया का रिश्ता देखें। दीदी ने कह दिया, मुझे शादी ही नहीं करनी है। मम्मी पापा दीदी का दुख समझते थे। रिजेक्ट होना और बार बार होना बहुत बड़ी तकलीफ होती है और दीदी इस तकलीफ से कई बार गुजरी थीं। लेकिन मम्मी पापा ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसीलिए वो लगातार कोशिशें करते रहे। लेकिन ये रोज रोज का रिजेक्ट होना दीदी को मानसिक तकलीफ दे रहा था। हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि दीदी किस जज्बाती उथल पुथल का शिकार हो रही हैं। इसका अंदाजा हमें उस दिन हुआ जब दीदी ने एक बहुत ही खतरनाक कदम उठा लिया। हुआ कुछ यूं कि आज भी दीदी के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे। देखने में तो वो परिवार बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी पापा के साथ इधर उधर की बातें चल रही थीं कि अचानक उन आंटी ने कहा, अपनी बेटी को बुलाइए ना। मम्मी कहने लगी, जी जरूर, मैं अभी बुलाती हूँ। मम्मी ने दीदी को कमरे से बाहर लाया, पर दीदी अपने सामान्य अंदाज में नहीं थीं और जाकर सोफे पर बैठ गईं। तो लड़के की माँ कहने लगी, लड़की तो अच्छी है, लेकिन उम्र काफी लगती है। दीदी ने ये बात सुनकर मम्मी की तरफ देखा, लेकिन मम्मी ने इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा और दीदी की जगह खुद जवाब दिया। कहने लगी, नहीं, अभी तो सिर्फ 27 की हुई है। लेकिन आंटी मानने को तैयार नहीं थी, शायद इसलिए कि दीदी का शरीर पहले से कुछ भरा भरा सा हो गया था। उनका कहना था, आपकी लड़की कम से कम 33 साल की तो जरूर लगती है। मम्मी पापा चुप होकर बैठ गए। फिर वो आंटी कहने लगी, आप लोग दहेज में क्या क्या देंगे। इतना सुनना था कि दीदी एक झटके से उठकर हॉल से बाहर चली गईं। आंटी ने इसे बदतमीजी समझा और इसी वक्त उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, एक तो ये लड़की इतनी ज्यादा उम्र की है, ऊपर से नखरे भी तो देखो कितने ज्यादा हैं। हमें नहीं करना ऐसी लड़की से शादी।
मेरे बेटे के लिए बहुत रिश्ते हैं और इससे कम उम्र, खूबसूरत और ज्यादा दहेज वाली लड़की के रिश्ते तैयार हैं। वो आंटी मम्मी पापा को बुरा भला कहती हुई चली गईं। उनके जाने के बाद मम्मी भी रोने लगी, क्योंकि ऐसी स्थिति का सामना पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। दीदी भी अपने कमरे में बंद हो गई थी और मम्मी पापा अलग परेशान बैठे हुए थे। घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया था, लेकिन मैं सबको सामान्य करने के लिए इधर उधर की बातें करती फिर रही थी। मैंने जल्दी से रात के लिए खाना बनाया, उन सबको टेबल पर आने को कहा। मम्मी पापा तो कुछ देर बाद हाथ धोकर आ गए। मैंने दीदी को भी आवाज दी और बाहर आने को कहा, लेकिन दीदी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने परेशान होकर पापा की तरफ देखा तो वो भी नजर चुरा गए। मजबूरन हम लोग ही खाना खाने के लिए बैठ गए। हमारा ख्याल था कि दीदी कमरा बंद करके रो रही होंगी, लेकिन अब तक इस बात को 4 घंटे गुजर चुके थे और दीदी ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था। खाने के बाद मैंने दोबारा दीदी के कमरे का दरवाजा खटखटाया और जोर जोर से आवाज भी दी, लेकिन दीदी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अब चिंता होने लगी थी, इसलिए मैंने पापा से कहा, पापा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप कैसे भी करके इस दरवाजे को खोलिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है दीदी की। अब तो पापा भी घबरा गए थे, क्योंकि दीदी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। इसलिए पापा ने और छोटे भाई ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन दरवाजा टूटते ही जो सामने का मंजर आया, उसने हमारे पैरों तले से जमीन खिसका दी। दीदी सामने ही अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गिरी हुई थीं। मैं एकदम आगे बढ़ी और दीदी को सीधा किया। दीदी बिल्कुल बेहोश थीं और उनके मुंह से हल्का सा झाग भी निकल रहा था। हम बहुत घबरा गए। मैंने परेशान होकर उनकी सांस चेक की, जो बहुत हल्की हल्की चल रही थी। मैंने पापा से कहा, पापा दीदी को क्या हो गया है, जल्दी से दीदी को अस्पताल लेकर चलते हैं। मम्मी पापा के तो जैसे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। जवान बेटी को इस हालत में देखना बहुत ही दुखदायी था। हम सभी दीदी को लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां पर इमरजेंसी में उनका इलाज किया गया। डॉक्टर के अनुसार अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद दीदी का जिंदा बचना मुश्किल होता। डॉक्टर कह रहे थे कि ये पुलिस केस है, पुलिस को बताना पड़ेगा, लेकिन पापा ने उनकी बहुत विनती की, हमारी लड़की बदनाम हो जाएगी। डॉक्टर ने भी मेरे पापा की मजबूरी को समझते हुए पुलिस को सूचित नहीं किया। दीदी को सारी रात अस्पताल में ही रखा गया। सुबह तक उनकी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। होश में आने के बाद दीदी ने किसी से कोई बात नहीं की, बस बिन आवाज आंसुओं के साथ रोती रहीं। मैंने भी दीदी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उनके अंदर का दुख जानती थी। बार बार किसी लड़की के लिए रिजेक्ट होना, जबकि उसमें कोई कमी भी ना हो, एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है। मैं दीदी के इस दुख को समझ सकती थी। सुबह डॉक्टर के दौरे के बाद हम दीदी को घर ले आए। दीदी ने नींद की गोलियां खा ली थीं। हमारे घर में तो जैसे मौत का सन्नाटा छा गया था। पापा तो खुद को ही दोषी समझने लगे थे कि उनकी वजह से उनकी औलाद आज दुख में है, और मैं कभी मम्मी पापा की हिम्मत बढ़ाती तो कभी दीदी को हौसला देती। दीदी को इस तकलीफ से निकलने में 2-3 दिन लग गए। तब तक हम लोग भी सामान्य दिनचर्या की तरफ वापस आ गए थे। लेकिन अब कभी कभी मैं दीदी को समझाती रहती कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मम्मी पापा क्या करते। उनकी जिंदगी में पहले ही कितनी परेशानियां थीं, जो अब तुम उनको और परेशान कर रही थीं और उन्हें औलाद का दुख दे रही थीं। मैंने दीदी को बहुत समझाया और वो शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठी रहती, कुछ भी न कहती। इस हादसे के बाद दीदी काफी खामोश रहने लगी थीं। हाँ, उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी थी, और वो था उनका काम। वो अपने काम के मामले में बहुत ईमानदार थीं और वक्त पर उसे पूरा करती थीं। कुछ दिन शर्मिंदगी की हालत में रहने के बाद एक दिन दीदी ने मम्मी पापा के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग ली। मम्मी पापा भी शायद इसी इंतजार में थे। उन्होंने दीदी को सीने से लगा लिया और तीनों ऐसे रोने लगे जैसे आज सच में दुख के बादल छट गए हों। उसके बाद घर में सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ दिन बाद जब मम्मी पापा दीदी से फिर रिश्ते की बात करने वाले थे, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप दीदी की मानसिक हालत को देखते हुए कुछ समय के लिए कोई रिश्ता ना देखें और ना ही किसी को घर पर बुलाएं। मेरी बात भी उनको समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने दोबारा रिश्ते के लिए कोशिश नहीं की। दीदी के बाद मेरा नंबर था, लेकिन मुझे अभी शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि मैं अब मास्टर्स कर चुकी थी और मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी के लिए आवेदन भी कर रही थी। मेरा शौक था कि मुझे सरकारी कॉलेज में ही नौकरी मिल जाए। पढ़ाई के मामले में मैं बहुत अच्छी थी, मेरे नतीजे भी काफी अच्छे थे और मैं नौकरी ढूंढ रही थी। उधर मेरे घर वाले भी अब दीदी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे कि उन्हीं दिनों राहुल का रिश्ता दीदी के लिए आया। हमारे मोहल्ले में ही रहने वाले जानने वाले थे जिनके जरिए ये रिश्ता आया था। पापा ने कहा, अगर उन्हें वो पसंद आती हैं तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। जिन अंकल ने पापा को रिश्ते के बारे में बताया था, उन्होंने भी हामी भर दी और ठीक 2 दिन बाद लड़के वालों को घर आने का समय दे दिया गया। मम्मी और पापा ने अच्छा खासा इंतजाम किया था। हमें पूरी उम्मीद थी कि रिश्ता पक्का हो जाएगा, इसलिए हमने तैयारी भी उसी हिसाब से की थी। और वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी। मेहमानों की अच्छी तरह खातिरदारी की गई और बातों के दौरान एक दूसरे के साथ जरूरी मामलों पर भी बात हो गई। दीदी भी डरते डरते सामने आई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद आज भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दीदी के बैठने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने दीदी के सामने ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी
और दीदी के हाथ पर शगुन के तौर पर कुछ पैसे भी रख दिए। मम्मी पापा का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये रिश्ता तय हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस वक्त कोई भी तर्क नहीं किया। दीदी शर्मा कर अंदर चली गई और राहुल के साथ दीदी का रिश्ता पक्का हो गया। मैं खुद भी दीदी के लिए बहुत खुश थी। आखिरकार उनके सब्र का फल उन्हें मिलने वाला था। एक पढ़ा लिखा अच्छा डॉक्टर उनका जीवन साथी बनने वाला था। वहीं पर बैठे बैठे लड़के वालों ने मम्मी पापा को भी अपने घर पर आमंत्रित कर लिया। 3 दिन के बाद मम्मी पापा को लड़के वालों की तरफ जाना था। हमने भी अपनी तरफ से खूब बढ़ चढ़कर तैयारी कर ली थी और 3 दिन के बाद मम्मी पापा राहुल के घर चले गए। लड़के का घर बार बहुत अच्छा बना हुआ था और ऐशो आराम की हर चीज घर में मौजूद थी। मैं और मम्मी पापा बार बार घर को देखकर खुश हो रहे थे। लड़का भी बहुत ही संस्कारी और प्यार भरा व्यवहार रखने वाला था। सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। इसलिए वहीं बैठे बैठे राहुल की माँ ने कहा, बहन जी मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगी। उन्होंने मेरी माँ से कहा तो मेरी माँ कहने लगी, जी कहिए क्या बात है। तो राहुल की माँ कहने लगी, दरअसल मैं बीमार रहती हूँ, शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ। कब तबीयत खराब हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि राहुल की दुल्हन को जल्दी घर ले आऊं और उसका बसा हुआ घर देखकर मैं सुकून से रह सकूं। मेरी बस आपसे यही विनती है कि हमें जल्द शादी की तारीख दे दें। राहुल की माँ ने कहा तो मम्मी पापा की तरफ देखने लगी, क्योंकि ये फैसला मम्मी अकेले नहीं ले सकती थी, इसलिए उन्होंने पापा की राय जाननी चाहिए। पापा भी कुछ सोच विचार करके कहने लगे, ठीक है जैसी आपकी मर्जी, हमें भी इस बात पर कोई एतराज नहीं है। बस हमें तैयारी करने का थोड़ा सा समय दीजिएगा कि हम अपनी बच्ची को अच्छे से इज्जत के साथ विदा कर सके। पापा ने बात पूरी की तो राहुल की माँ कहने लगी, भाई साहब आप चिंता बिल्कुल मत करें, हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। आप बस 2 कपड़ों में अपनी बेटी को विदा कर दें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने अपनी बच्ची हमें दे दी तो समझो सब कुछ दे दिया। आंटी ने बड़े प्यार से ये बात कही तो पापा कहने लगे, ये तो आपकी मोहब्बत और बड़प्पन है, लेकिन हम ऐसे अपनी बच्ची को बिल्कुल खाली हाथ भी विदा नहीं कर सकते। दुनिया का दस्तूर है, समाज क्या कहेगा, इसलिए जो उसके नसीब में होगा उसे मिलकर रहेगा। यूं बातों बातों में ही 1 महीने बाद ही शादी की तारीख भी पक्की हो गई। मम्मी पापा बहुत खुश थे। ये हमारे घर की पहली शादी थी और मेरी अपनी खुशी भी देखने लायक थी। मैं हर तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और एक से बढ़कर एक कपड़े खरीद रही थी। दीदी के लिए भी मैंने ढेर सारी शॉपिंग की थी। उन्हीं दिनों एक खुशी और मेरे इंतजार में थी कि मुझे सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी और 1-2 दिन बाद मुझे कॉलेज ज्वाइन करना था। मेरी कामयाबी देखकर सब बहुत खुश हुए थे। सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। मैं भी बहुत खुश थी। एक के बाद एक खुशी मिल रही थी। लगता था खुशियों ने इस घर का रास्ता देख लिया था। पापा ने दीदी के दहेज के लिए कुछ चीजें तो पहले ही खरीद कर रखी हुई थी, जबकि अब इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर का सामान मौके पर खरीदा जा रहा था। राहुल के घर की तरफ हमारा फिर जाना ही नहीं हुआ था। हम शादी की तैयारी में इतनी व्यस्त हो गए थे कि वहां पर दोबारा गए ही नहीं, जबकि राहुल के घर वाले 1-2 बार आए भी थे, दीदी का नाप लेने और इसी तरह की कुछ जरूरी बातचीत करने के लिए। वो लोग 2-3 बार आए थे। आज हमारा प्लान राहुल की तरफ जाने का था। हम भी उनके कपड़ों का नाप लेने के लिए जा रहे थे और दूसरा, पापा ने उनसे ये पूछा था कि बारात में कितने लोग शामिल होंगे। इसी सिलसिले में मैं और पापा राहुल की तरफ चले आए। हमने पहले ही ये खबर दे दी थी, इसलिए आंटी दरवाजे पर ही मौजूद थीं। अच्छे से हमारा स्वागत किया और हम अंदर बैठ गए। राहुल के पापा घर पर नहीं थे, जबकि राहुल घर पर ही था। राहुल से उसका नाप लिया और पापा ने आंटी से पूछा, कितने लोग बारात में शामिल होंगे। आंटी ने साफ कह दिया, हमारी तरफ से सिर्फ 15-20 लोग ही बारात में आएंगे। इसकी वजह यह है कि हम आप पर कोई तकलीफ नहीं डालना चाहते। हाँ, जब हमारी तरफ मुंह दिखाई की रस्म होगी तो हम ये रस्म भी धूमधाम से करेंगे और शहर के सबसे बड़े होटल में करेंगे। हालांकि पापा ने उनको कहा भी था कि आप जितने लोग लेकर आना चाहें लेकर आ सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आंटी ने साफ साफ मना कर दिया। पापा भी उनकी खुशी पर राजी हो गए। मुझे आंटी की ये बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मुझे लगा जैसे उन्होंने बड़े गर्व भरे अंदाज में हमें मना किया है, वरना हम इतने गिरे हुए भी नहीं थे कि 100-150 लोगों की खातिरदारी ना कर सकें। मैंने रास्ते में पापा से कहा भी कि मुझे आंटी की बात अच्छी नहीं लगी, उन्हें हमारी खुशी भी देखनी चाहिए थी, लेकिन पापा कहने लगे, उनकी बात भी ठीक है, बेटी वालों पर इतना बोझ डालना ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया होगा। अब तुम ये बात घर पर जाकर अपनी दीदी या माँ को मत बताना, उन्हें भी बुरा लगेगा। फिर मैं भी चुप हो गई, लेकिन मेरे दिल में एक गांठ सी पड़ गई थी। उसके बाद शादी की तैयारियों में लग गए और फिर शादी का दिन भी आ गया। दुल्हन बनी दीदी बहुत खूबसूरत लग रही थीं। नींबू के रंग की लहंगे में दुल्हन बनी दीदी ऐसी लग रही थीं जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो। मैंने दीदी को हमेशा साधारण हुलिये में देखा था, लेकिन आज इस तरह सजी सवार देखकर मैं हैरान रह गई थी। दीदी तो सचमुच में कोई परी लग रही थीं। मैंने फौरन दीदी की नजर उतारी और मम्मी पापा भी दीदी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में नमी भी थी। दीदी से जुदाई का ख्याल उन्हें ठीक से खुश भी नहीं होने दे रहा था। बारात आ चुकी थी। शादी की रस्में अच्छी तरीके से हो चुकी थीं,
लेकिन अचानक एक ऐसी बात हो गई जिसने सब लोगों को हिलाकर रख दिया। राहुल की माँ ने मम्मी से कहा कि उनके यहाँ रिवाज है कि जब भी दुल्हन को विदा करवा कर ले जाते हैं तो घर ले जाने से पहले उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और उसके बाद ही घर ले जाते हैं। मम्मी ने ये बात सुनी तो बहुत हैरान हुई, कहने लगी, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा, ना ही सुना, ये कैसा अजीब सा रिवाज है। मम्मी ने जरा गुस्से से कहा। लेकिन आंटी इस बात पर जिद पर आ गईं कि ये उनके घर का रिवाज है और ये वर्षों से उनके खानदान में चला आ रहा है और वो अपने रिवाज को खत्म नहीं कर सकती। मम्मी कहने लगीं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक दुल्हन बनी लड़की को विदा करवाकर घर ले जाने के बजाय अस्पताल में लेकर जाएंगे, ये कैसा रिवाज है, आखिर इसकी क्या तुक बनती है। आंटी कहने लगीं, हमारे यहाँ यही रिवाज है और आपको ये रिवाज मानना पड़ेगा। हमने आज तक अपनी कोई बात आपसे जबरदस्ती नहीं मनवाई है, ना ही आपसे कोई मांग रखी है, लेकिन अब ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। आंटी की बात सुनकर मम्मी चुप हो गईं। बात आगे बढ़ते बढ़ते पुरुषों तक पहुंच गई। लड़की की तरफ के पुरुष इसके पक्ष में थे, जो उनकी तरफ का रिवाज था उसे मनाना ही पड़ेगा। वो सब यही कह रहे थे कि हमने हमारे घर के रिवाज के मुताबिक लड़की पहले हमारे साथ अस्पताल जाएगी, उसके बाद घर जाएगी। लेकिन मम्मी पापा इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। वो यही कह रहे थे कि अभी आप विदा करवाकर घर ले जाएं, बाद में उसे अस्पताल लेकर चले जाएं। लेकिन वो लोग किसी भी तरह राजी नहीं हो रहे थे और फिर आखिर में फैसला लड़के वालों की तरफ ही हुआ था, क्योंकि मम्मी पापा को भी डर था कि कहीं इस मामूली सी बात को बहाना बनाकर वो शादी को तोड़कर न चले जाएं। हालांकि उनका दिल किसी भी तौर पर इस बात के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि लड़के वालों की बात मान ली और फिर दीदी की विदाई कर दी गई। दीदी को कार में बिठाया और आंटी, अंकल और राहुल बारात के दूसरे लोग उनके साथ ही चले गए। मम्मी पापा भी पीछे पीछे दीदी के साथ अस्पताल चले गए। हमें कुछ बेचैनी सी लगी हुई थी। दीदी को इस तरह अकेले अस्पताल भेजने में डर भी लग रहा था। दीदी को सब लोग ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। कुछ देर बाद हमने देखा कि लड़के के घर वालों के सारे पुरुष डॉक्टरी कपड़ों में थे और वो सभी ऑपरेशन थिएटर में चले गए। मम्मी और मैं हैरान और परेशान बैठे हुए थे। हमसे इंतजार नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरी थी, हमें यही बैठना था। मैं बेचैनी से इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ देर बाद तो मुझे सब्र ना हुआ और मैं ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मेरे पीछे पीछे मेरी माँ और पापा भी अंदर आ गए, लेकिन अंदर आकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। ऑपरेशन थिएटर खाली था, वहां पर कोई भी नहीं था। मैं और मम्मी पापा हैरान और परेशान रह गए। मैं भागकर बाहर आई, वहां पर मौजूद स्टाफ से पूछा, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। हमने खुद उन सबको ऑपरेशन थिएटर जाते देखा था, लेकिन उन्हें बाहर निकलते हुए नहीं देखा। मैंने सारा अस्पताल छान मारा, एक एक स्टाफ से पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। हम बहुत परेशान हो चुके थे। मम्मी ने तो रोना शुरू कर दिया था। आखिर ये क्या मामला था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रो रो कर मेरी माँ का बीपी हाई हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। मम्मी को वहीं अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैं और पापा सड़कों पर निकलकर खड़े हो गए थे, लेकिन ना तो दीदी का कहीं पता चल रहा था, ना ही राहुल का। उसके घर पर गए, लेकिन वहां पर भी ताला पड़ा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही ये घर खाली कर दिया था। अब तो पापा की तबीयत भी खराब होने लगी थी। आखिर उनकी जवान बेटी का मामला था। वो लोग ना जाने दीदी को लेकर कहाँ चले गए। आसपास लोगों से पूछा, लेकिन किसी को इन लोगों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सबने यही कहा कि वो लोग तो 1 हफ्ते पहले ही यहाँ से चले गए हैं। ये घर उन्होंने कुछ महीने पहले ही किराए पर लिया था और उनके लड़के की शादी है, ऐसा तो हमें किसी को पता ही नहीं था। परेशान होकर हम वापस अस्पताल आ गए। अब तक मम्मी की तबीयत वैसी ही थी। मैं और पापा वहीं पर मम्मी के पास ही बैठ गए। सारी रात हमारी किसी तरह गुजर गई थी, ये हम ही जानते थे। भगवान का शुक्र है कि सुबह तक मम्मी की हालत ठीक हो गई थी, तो डॉक्टर ने चेकअप करके उन्हें छुट्टी दे दी। हम लोग घर आ गए। खाली घर काटने को दौड़ रहा था। हम लोग हॉल में ऐसे बैठ गए जैसे कि अपनी सारी जमा पूंजी लुटा बैठे हों। एक दूसरे से नजरें चुराए हम अपनी अपनी सोच में गुम थे। दीदी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला था और एक एक पल हमारे ऊपर भारी पड़ रहा था। बेशक हमने उसकी शादी करके उसको विदा कर दिया था, लेकिन जिस तरह से वो गायब हुई थी, इस बात ने हमें परेशान कर दिया था। और वो लोग कैसे 1 हफ्ता पहले ही घर छोड़ दिए थे, न जाने कहाँ पर रह रहे थे और दीदी को कहाँ लेकर गए। आखिर उनका मकसद क्या था, ये सोच सोच कर ही हमारी रूह कांप रही थी। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने पापा से कहा, पापा पुलिस में रिपोर्ट करवा दें, ये न हो कि दीदी को कोई बड़ा नुकसान हो जाए। मैंने कहा तो पापा कहने लगे, इस तरह तो हमारी बदनामी हो जाएगी। पहले ही उसकी बारात में जो कुछ हुआ, लोगों ने कितनी बातें बनाई, और फिर अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तो जगह जगह हमारे चर्चे होने लगेंगे। लेकिन मैंने कहा, पापा दीदी के बारे में भी तो सोचना होगा। अगर हम बदनामी को लेकर बैठे रहे तो ऐसा न हो कि कहीं दीदी की जान को खतरा हो जाए। पापा चुप हो गए। मम्मी भी रोते हुए कहने लगी, प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है, आप पुलिस में रिपोर्ट करवा दो। कहीं से भी मेरी बच्ची मुझे वापस ला कर दो, ना जाने वो किस हाल में होगी। वो जालिम कौन लोग हैं, मेरी बच्ची को ना जाने कहाँ ले गए हैं। मम्मी ने रोते हुए कहा तो पापा झटके से उठकर अंदर चले गए।
मुझे खुद भी इस बात का एहसास था कि अगर हम दोनों बहुत परेशान थे तो पापा भी हमसे ज्यादा परेशान थे। समय तेजी से गुजर रहा था, लेकिन हमारे लिए तो एक एक पल सदियों बराबर लग रहा था। हमारी नींद उड़ चुकी थी। मैंने पापा से बहुत कहा कि पुलिस में रिपोर्ट करवा दो, लेकिन पापा ने यही कहा कि आज की रात देख लेते हैं, कल पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। मैंने भी पापा की जिद के आगे खामोशी ओढ़ ली। पापा कुछ सोचकर ही कह रहे होंगे। मम्मी की तबीयत हर थोड़ी देर बाद खराब हो जाती, कभी उनका शुगर बढ़ जाता, कभी बीपी हाई हो जाता। मैं कभी मम्मी को देखती तो कभी पापा को। ये समय हमारे लिए बहुत मुश्किल था। सारी रात ऐसे ही गुजर चुकी थी और दीदी का अब तक कुछ पता नहीं चला था। अगले दिन की सुबह हमारे लिए बिल्कुल भी रोशन नहीं थी। पापा बेचैनी से अंदर बाहर हो रहे थे, जबकि मम्मी अपना बीपी हाई की वजह से लेटी हुई थी और मैं परेशानी से बैठी हुई थी। ना जाने मेरी दीदी किस हाल में होगी और कहाँ होगी। सारा दिन इसी तरह गुजर गया और मैंने पापा से इस बात पर जिद करना शुरू कर दी कि आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। पापा भी अब मेरी बात से राजी लग रहे थे। अभी वो थाने जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरानी से पापा की तरफ देखा। पता नहीं इस वक्त कौन आ गया है। मैं दरवाजे की तरफ आई, लेकिन दरवाजा खोलते ही मुझे सामने दीदी का चेहरा नजर आया और मैं चीख मारते हुए उनसे लिपट कर रोने लगी। लेकिन दीदी इतनी देर में ही मेरी बाजू में बेहोश हो चुकी थीं। मैंने फौरन चिल्लाकर पापा और मम्मी को बुलाया। वह दोनों भागे आए। दीदी को देखकर दोनों भी बहुत हैरान हुए और उन्होंने पहले भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन जब दीदी को बेहोश देखा तो परेशान हो गए। उन्हें उठाकर अंदर ले आए। उसके कुछ देर बाद दीदी को होश आ गया, लेकिन दीदी का रंग पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था वो जैसे बरसों की बीमार हो। होश में आते ही दीदी ने अपने पेट के दाहिनी तरफ हाथ रखा हुआ था और उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। मैंने दीदी से पूछा, दीदी क्या हुआ, क्या पेट में दर्द हो रहा है? मेरे पूछने पर वो हाँ में सिर हिलाने लगीं और फिर उन्होंने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए मुझे पानी मांगा। मैंने जल्दी से किचन में जाकर पानी ले आई और दीदी को पिलाने लगी, लेकिन दीदी से तो उठा भी नहीं जा रहा था, इसलिए लेटे लेटे ही पानी पीने लगी और गिलास रख दिया और फिर दोबारा से बेहोश सी होकर लेट गईं, जैसे उनके शरीर में जान ही न बची हो। हम तीनों बहुत परेशान थे और इसी परेशानी में दीदी को देख रहे थे। आखिर उन्हें क्या हुआ है? मैंने दीदी से कहा। दीदी कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? मैंने दीदी से कहा तो दीदी ने धीरे से कहना शुरू किया। दीदी ने बताया कि मुझे विदा कर जब अस्पताल ले जाया गया तो सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैं ये देखकर बहुत डर गई थी और परेशानी से बार बार पूछ रही थी, आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? लेकिन मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। और इतने में राहुल और उनके घरवाले ऑपरेशन थिएटर में ही चले आए। उनमें से किसी एक ने मुझे कुछ सूंघकर बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे होश न रहा। न जाने किस तरह मुझे अस्पताल से निकालकर मुझे एक खाली मकान में ले गए। मुझे इस बारे में कुछ खबर नहीं, लेकिन जब मुझे होश आया तब हल्की हल्की आंखों से मैंने देखा कि ये पुराना सा घर था। मुझे एक बिस्तर पर लिटाया गया था और मेरे पास एक टेबल के ऊपर कुछ चीजें पड़ी हुई थी, जिस तरह की डॉक्टरी सामान होते हैं। मैंने राहुल को अपने ऊपर झुके हुए देखा था, लेकिन मुझे उस वक्त कोई एहसास नहीं था, क्योंकि मैं शायद किसी दवा के असर में थी और मैं दोबारा बेहोश हो चुकी थी। और फिर न जाने कितने घंटे के बाद मुझे होश आया। तेज दर्द की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई थी। मैंने अपने दाएं तरफ हाथ रखकर जोर से चिल्लाई, लेकिन शायद वहां इस समय कोई भी मौजूद नहीं था कि मेरी चीख सुनकर कोई आता। मैं अभी भी अस्पताल के बेड जैसे बिस्तर पर थी और शायद मेरी टांगें बांधी गई थीं, क्योंकि इस वक्त मैं हरकत नहीं कर पा रही थी। मेरा एक हाथ भी बांधा हुआ था। मैंने परेशानी से घूमकर देखा, लेकिन वहां पर मुझे कोई भी नजर नहीं आया। ये जगह अजीब सी थी और यहाँ पर कोई था भी नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने की कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही थी। और मेरे पेट की दाएं तरफ से जो दर्द हो रहा था, उसकी लहर पूरे शरीर में ऐसी दौड़ रही थी जैसे मेरी जान ही निकल रही हो। ऐसी बेबस और दर्द में डूबे एहसास में न जाने कितना समय गुजर गया। फिर शाम को मैंने राहुल को देखा। वो मुझे ही देखने आया था। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमने मेरे साथ ये सब क्या किया है? लेकिन वो कहने लगा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मैं तो ये शादी अपने मकसद को हासिल करने के लिए किया। उसने अजीब से शब्दों में कहा। तो मैंने पूछा, मकसद? कैसा मकसद? तो वो कहने लगा, मैं इंसानी अंगों का कारोबार करता हूँ और जवान लड़कियों के अंग बेचता हूँ। जब मेरे पास डिमांड आती है तो मैं उन्हें महंगे दामों पर बेच देता हूँ। और खासकर कुंवारी जवान लड़कियों के अंग लोग बहुत ही जल्दी खरीदते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी को डोनेट करने के भी काम आते हैं और फिर दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं और मेकअप बनाने के सामान में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास अभी एक कुंवारी लड़की के गुर्दे की डिमांड थी। एक बहुत अमीर पैसे वाली फैमिली है, उसे अपनी इकलौती बेटी के लिए एक गुर्दे की जरूरत थी और वो मुझे इसकी मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार थी। इसलिए मैंने तुमसे शादी करने का नाटक किया और तुम्हारा एक गुर्दा निकालकर मैंने दोगुने दाम पर बेच दिया है। अब तुम तब तक मेरे पास रहोगी जब तक मेरे पास दूसरे गुर्दे की डिमांड नहीं आ जाती। उसके बाद मैं तुम्हारा काम तमाम करके तुम्हें कहीं फेंक दूंगा और तुम्हारे घर वाले यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकेंगे। उसकी ये बातें सुनकर मैं डर के मारे सहम गई थी। कुछ देर बाद राहुल वहां से चला गया।
मुझे सोचने का मौका मिल गया। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। मैं इस तरह यहाँ पे नहीं मर सकती थी, इसलिए मैंने आसपास नजर घुमाकर भागने का रास्ता ढूंढा, लेकिन मुझे तो रस्सियों से बांधा गया था। मेरे एक हाथ की रस्सी जरा ढीली थी, वो शायद इसलिए कि मैं अपने करीब पड़ी कोई चीज उठा सकूं। इसलिए मैंने कोशिश करके कुछ ही दूर पड़ी कैंची उठाई और एक एक करके अपने हाथ पैरों की रस्सियां काटने लगी। कुछ देर की मेहनत और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद मैं रस्सियां काटने में कामयाब हो गई और फिर मैं वहां से भाग निकली। ये जगह शहर से बहुत दूर थी। मेरा एक गुर्दा भी अभी अभी ऑपरेशन करके निकाला गया था। मुझे भागते हुए बहुत ही तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं किसी न किसी तरह सड़क किनारे पहुंच गई और वहां से लिफ्ट लेकर घर चली आई। दीदी ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई तो हम सब अपनी जगह पत्थर के हो गए थे। कैसे जालिम लोग थे वो, इतने जालिम और इतने खतरनाक। किस तरह से वो लड़कियों के साथ ऐसा कर सकते हैं। इतना घिनौना खेल खेलते हुए उनकी रूह नहीं कांपी। शुक्र है कि दीदी बच गईं। अभी सिर्फ एक ही गुर्दा गया था, वरना तो वो ना जाने दीदी के साथ क्या करते। पापा इस समय उठकर बाहर चले गए। मुझे मालूम था वो कहाँ गए हैं। जो काम वो पहले नहीं कर रहे थे अब वो करने गए थे। पापा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गए थे। दीदी को इस सब से उबरने में बहुत समय लगा। शारीरिक रूप से तो वो ठीक हो गई, लेकिन मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इस हादसे को 1 साल गुजर चुका था। पापा की मेहनत रंग लाई और राहुल पकड़ा गया था। दीदी ने उसे पहचानकर उसके खिलाफ एक मजबूत केस कर दिया था। राहुल अब पुलिस हिरासत में है और पुलिस उसकी अच्छी देखभाल कर रही है। पुलिस की पूछताछ से राहुल ने अपने और साथियों का भी पता बता दिया था। उनको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। धीरे धीरे दीदी जिंदगी की तरफ लौटने लगी थी और अब उन्होंने मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी शादी का नाम भी मत लेना, और वो दोबारा से अपने व्यवसाय को शुरू कर चुकी थीं। दीदी का रेस्टोरेंट चलने लग गया था। मम्मी पापा ने कभी हमारे सामने शादी की बात नहीं की। दीदी तो भूलकर भी शादी का नाम नहीं लेती थीं। उनका यही कहना था कि शादी जिंदगी का कोई जरूरी हिस्सा नहीं है। पुरुष के साथ के बिना भी औरत अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार सकती है। लेकिन मम्मी पापा के दिल में कहीं न कहीं ये तो जरूर था कि उनकी दोनों बेटियां अपने घर बसा लें। लेकिन दीदी के साथ हुए हादसे की वजह से वो इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो शादी का नाम नहीं लेते थे। इस हादसे को अब 3 साल गुजर चुके हैं। दीदी की उम्र 33 साल हो चुकी है और मेरी उम्र भी 28 साल हो चुकी है। दीदी के साथ साथ पापा को मेरी चिंता भी सताने लगी थी कि मेरी उम्र भी 28 साल हो चुकी है। दीदी के साथ साथ पापा को मेरी चिंता भी सताने लगी थी कि मेरी उम्र भी शादी के लिए निकली जा रही थी, लेकिन वो कह नहीं सकते थे। और उस दिन मम्मी पापा की मुश्किल हल हुई जब मुझे अपने एक प्रोफेसर से प्यार हुआ। संजय मेरे ही कॉलेज में प्रोफेसर थे। हम दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती रहती थी, लेकिन एक दिन संजय ने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे भी संजय में कोई कमी नजर नहीं आती थी और शायद मैं भी दिल ही दिल में संजय को पसंद करती थी। मैंने मम्मी पापा को बताया तो मम्मी पापा खुश हो गए, दीदी भी खुश हो गई। जल्दी ही मंगनी और फिर शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर संजय के घर आ गई। संजय बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। बस कभी कभी दीदी का सोचती हूँ तो दिल उदासी से भर जाता है और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि संजय जैसा ही कोई जीवन साथी मेरी दीदी की जिंदगी में भी आ जाए और उन्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाएं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।